हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी 4 फरवरी के जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सभी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों की शिफ्टों को एनालिसिस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन इन दोनों शिफ्टों में जीके जीएस के पूछे गए हैं आज की इस वीडियो में हम सभी टैकल करने वाले हैं। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन लिए गए हैं बिल्कुल रियल लिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन फेक नहीं लिया गया है। क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है, जिसके लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर क्या है? कहाँ का है कथकली? केरल का। केरल का जो है कथकली और मोहिनीअट्टम, ये केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है या संगीत, अभिनय और नृत्य का मिश्रण है। कथकली में भारतीय महाकाव्यों की महाकानियों को नाट्य रूप दिया जाता है। मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कथकली जो है, जो शास्त्रीय नृत्य है, इसमें जो महाकाव्य की कहानियाँ हैं उसे नाट्य रूप प्रदान किया जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आप सभी से पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है यह किस वर्ष शुरू की गई थी, ये आप सभी से पूछा गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, जिसे PMRY भी कहते हैं, को 2 अक्टूबर 1993 में, कब? 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों से लोन दिया जाता था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना सृजन कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2008 में की गई। अगर आप सभी से पूछा जाए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तब आप सभी का आंसर जो होगा वो 1993 होगा। लेकिन अगर आप सभी से यह पूछा जाए कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 2008 में। अंतर देख लीजिए, यहाँ पर योजना है, यहाँ पर सृजन है, यही अंतर है बस। जब योजना पूछा जाएगा तो आप 1993 टिक करेंगे, और जब सृजन पूछा जाएगा तो आप 2008 टिक करेंगे। आपसे के एग्जाम में यह पूछा गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु M.K. सरोजा किस नृत्य से संबंधित हैं? गुरु M.K. सरोजा जो हैं वह किस नृत्य से संबंधित है, ये आपसे से पूछा गया था। तो गुरु M.K. सरोजा जो हैं फ्रेंड्स, वो किससे संबंधित है? वो भारतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भारतनाट्यम से। गुरु M.K. सरोजा भारतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। ये भारतनाट्यम की शिक्षिका और प्रतिपादक हैं। भारतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई थी। बात कर लें कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है। असम किस सत्रिया कहाँ का है, तो असम का है। अगर बात कर लें कि जो दोस्तों कथकली कहाँ का है, केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, वो भी केरल का है। अगर मणिपुरी बात करें कहाँ का है, तो मणिपुरी भी मणिपुर का है। उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। इसे आप याद कर जाइएगा। इनके बारे में और देख लें, इनसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरोजा वैद्यनाथन की भी भारतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। ये एक कोरियोग्राफर और गुरु भी थी। उन्हें भारत सरकार ने साल 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 परीक्षा लीक दोषियों पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? जो अभी परीक्षा यूपीपी की लीक हुई थी, उसी के बाद जो सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 आया था, उसके अनुसार जो परीक्षा लीक दोषी होते हैं उनके ऊपर कितने लाख का जुर्माना लगाया गया था, ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? 1 करोड़ का। कितना? 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। नेक्स्ट, माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है 29 अगस्त 1831 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1831 में। कब? 29 अगस्त 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है? वह कौन सा पौधा है जिसका फल जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है? तो राइट आंसर क्या है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो फल होता है उसका ऊपर की तरफ बढ़ता है, इस पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी भी कहते हैं, का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपसे इसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? यूपीएससी का वर्णन जो है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में किया गया है। इसके बारे में आप सभी विस्तार पूर्वक देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसे कहते हैं का वर्णन किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े कुछ प्रावधान हैं, इन्हें देख लें आप। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा, ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद 316 में यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संघ लोक सेवा है, जो वहाँ पर आईएएस अधिकारी होते हैं, उनकी कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 316 में ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद 317 में क्या कहा गया है? तो यूपीएससी और एसपीएससी के सदस्यों को हटाने एवं निलंबित करने का प्रावधान किया गया है। मतलब अगर बात कर लें कि जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, उन्हें हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 317 में किया गया है। 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। और 319 में जो है आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध किया गया है। बात करें 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। और 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से जुड़े प्रावधान हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन दोबारा आपसे एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की क्या चुनौती थी? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी उसकी क्या चुनौती थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 में दोस्तों, यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1961 से 1966 के बीच इसका कार्यकाल था। इसके बीच जो चुनौतियाँ आई थी उसे आप देख लें। इसमें 1962 में भारत चीन की युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरी की उजागर की थी। मतलब 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की सबसे पहली जो चुनौती थी यह थी। उसके बाद देखते हैं 1965 से 1966 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। और उसके बाद 1966 में जो है भारत में भीषण अकाल पड़ गया, मतलब सूखा पड़ गया। इसके कारण भी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसकी भी यह एक चुनौती बनी। उसके बाद युद्धों की वजह से मुद्रास्फीति घटी, मतलब मुद्रा की वैल्यू जो है वो घटती चली गई युद्धों के कारण। लक्ष्य वृद्धि अगर बात कर लें कि कितनी थी तीसरी पंचवर्षीय योजना की, 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि कितनी हो पाई है? तो 2.8% ही हो पाई थी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, साल 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? साल 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 153 नंबर की जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था? पहला एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था? हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था? तो गेहूं उत्पादन से था। किससे था? गेहूं उत्पादन से था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर बात कर ले कितने से कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। अगर बात करें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो उससे ग्रहण किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में कितने हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने हैं? वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और जब संविधान लागू हुआ था तो कितने हमें मौलिक अधिकार प्राप्त थे? तो 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। लेकिन 7वां मौलिक अधिकार जो था उसे कब हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसे हटा दिया गया तथा उसे 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। 7वां मौलिक अधिकार वह कौन सा था? तो संपत्ति का अधिकार जब था वो मौलिक अधिकार था पहले हमारा, लेकिन उसे हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो फ्रेंड्स,
आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक विधायिका। ये जो होते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत को आज़ादी मिलने के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इटली जी थे। कौन? क्लेमेंट इटली जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी के नेता थे और उन्होंने 1945 से लेकर 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है। ये भी आप याद रखें। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन और बन सकते हैं उन्हें भी आप देख लें यहाँ पर। क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि जून 1948 में अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के तहत जो है भारत और पाकिस्तान 2 नए देश बने। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्रिटिश संसद है भारत के लिए जो स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था वो कब पारित किया था? तो जुलाई 1947 में पारित किया था। ये आप याद रखें। आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। भारत की आज़ादी के लिए माउंटबेटन योजना को अंतिम योजना माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे से पूछा जाएगा कि भारत की आज़ादी के लिए भारत जो योजना बनी थी उसका नाम क्या था? तो माउंटबेटन योजना थी। ये भी आप याद रखिएगा। और भारत के उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन ही उस समय के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? तो भारतनाट्यम जो है, भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है या तमिलनाडु से संबंधित है। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि फर्स्ट शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, इसलिए आप सभी को शास्त्रीय नृत्य टॉपिक जो है अच्छे से पढ़कर जाना है। अगर बात करें शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। उड़ीसी जो है कहाँ का है? उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। ये सब आप सभी को याद कर जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं। सोवाना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? सोवाना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका नृत्य किससे है? कथक से संबंधित है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारुल परमाल का संबंध किस खेल से है? पारुल परमाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। आगे देखते हैं। समय सीमा से पहले किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था? यह क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आज पूछा गया है आज कि समय सीमा से पहले किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसे समय से पहले 1 वर्ष पहले ही उसे समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं। कलिंग नृत्य उत्सव किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर टाइपिंग एरर है। कलिंग नृत्य उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किससे है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं। तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? जिष्णु नहीं होगा फ्रेंड्स, जिष्णु देव वर्मा। क्या जिष्णु देव वर्मा जो है तेलंगाना के नए राज्यपाल हैं। आगे देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका संबंध भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से था। किससे था? भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से था। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आप सभी के सेकंड शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है वो पंचवर्षीय योजना को अच्छी तरह से पढ़ कर जाएँ। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जो बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए आप पंचवर्षीय योजना को बढ़िया से पढ़कर जाना। आगे देखते हैं। लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा
भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास होती है। आर्टिकल 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो लोकसभा भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला है? नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला है, ये आपसे के एग्जाम में पूछा गया था। तो अभी तक नृत्य के लिए किसी भी जो नृत्य करने वाले होते हैं उन्हें भारत रत्न नहीं प्राप्त हुआ है, ये आप याद रखिएगा, ये आप सभी के ऑप्शन में था। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह किस पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को स्थापित करना ही भारत के तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। हिंदी के क्वेश्चन ये हैं आप सभी से पूछा गया था, कान भरना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? तो कान भरना जो है चुगली करना या फिर किसी दूसरे की बात दूसरे के कान में जाकर बताना ही क्या है कान भरना। मतलब आप सभी को पता ही होगा कि दूसरे की बात जाकर दूसरे से बुराई करना दूसरे व्यक्ति की, ताकि इन दोनों की लड़ाई हो जाए, उसे क्या कहते हैं? कान भरना। तो चुगली करना आप सभी के ऑप्शन में रहा होगा। आगे देखते हैं, उल्लू सीधा करना, ये आप सभी से मुहावरे में पूछा गया था, उल्लू सीधा करना। तो अपना काम निकालना जो है उल्लू सीधा करना के मुहावरे का अर्थ होगा। उसके बाद विलोम शब्द में आपसे से पूछा गया था, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्नत का विलोम शब्द जो है अवनति है। क्या है? अवनति है। तो फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के हमें मिल पाए थे। जितने क्वेश्चन मिले थे उन्हीं क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। फेक क्वेश्चन एक भी नहीं है, आप सभी के एग्जाम में ये हूबहू पूछे गए वही क्वेश्चन है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के पास पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। आप वहां पर ज्वाइन कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।